एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आसान है। आप लोग को लगता है कि मुश्किल है, लेकिन नहीं है। एग्ज़ाम का पैटर्न आपको भी पता है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी पूछते हैं। आप लोग को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सिर्फ वीडियो को सुनिए और साथ में अंडरलाइन करिए। जो बुक मैं पीडीएफ अवेलेबल कराता हूँ वो बुक को निकाल भी सकते हैं और रख सकते हैं, एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इतना काफ़ी है। किसी भी एग्ज़ाम की बात करता हूँ, इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं। चुपचाप सुनिए, 3-4 महीना टाइम दीजिए बस। मैं गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अब इन चैप्टर क्लास 7 ज्योग्राफी का शुरू कर रहे हैं। उनमें से हम आज बताने वाले हैं छत्रक सेल क्या होता है। आपको अक्सर पता होगा छत्रक सेल के बारे में सवाल आता है। छत्रक सेल होता क्या है, तो देखिए छत्रक सेल क्या होता है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ छत्रक सेल के बारे में। देखिए ये छत्रक सेल है। बालू टिब्बा के बारे में जानते होंगे, लोयस के बारे में अक्सर लुसेंट में रटते होंगे। मैं एनसीईआरटी के बाद लुसेंट पढ़ाऊंगा, तब देखिएगा कितना मज़ा आएगा। आपको लुसेंट लगेगा अरे यार क्या मिस कर रहे थे। आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आप छानन देखते हैं, चांप झील, गोखुर झील या चांप झील, देखिए कैसे बना है, ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा विसर्प क्या होती है। उसके बाद मैं ये पिछले वीडियो में आपने बताया था, क्या बताया था। अगर आप नए हैं तो मैं बता दे रहा हूँ पिछले वीडियो मैंने क्या बताया था। अपर्दन पता है, निक्षेपण पता है, अपक्षय नहीं पता था। अपक्षय मैंने बताया है। शैलों को टूटने को अपक्षय कहते हैं। यही बड़े बड़े पर्वत को टूटने को, घिस जाने को ही अपर्दन कहते हैं। अपर्दन के बालू और नदी द्वारा जो बहाता है उसको निक्षेपण कहते हैं। और जमा कर देने को, जैसे डेल्टा का निर्माण हुआ, वहाँ पे जाके बालू जमा कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, अवसादन। समझ में आ रहा है अपर्दन क्या है। अपर्दन, निक्षेपण, अवसादन। अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं, आप लोग रटते हैं, लेकिन आज के बताने यही चीज़ है। अगर आप बार बार रटते हो ना तो बार बार भूलोगे। अगर आप एक बार समझते हो तो पूरा जीवन भर याद रहेगा। बस यही फ़र्क डालता है एनसीईआरटी। बहुत आसान है, आपकी तैयारी कर देती है बस, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते। अब चलिए देखिए, ये मेरी सीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन है। क्या दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा। मैंने ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिया हूँ और भेज भी देंगे। तो ये दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंचा विश्व का जलप्रपात कहाँ है, एंजल पे, वेनेजुएला में। अन्य एक और क्वेश्चन मेरे सीट में पूछा गया था, नियाग्रा जलप्रपात किन 202 देशों को सीमा बनाती है, तो अमेरिका और कनाडा। ध्यान से देखिए, संयुक्त अमेरिका और कनाडा मिलके 2 देश है, यही दोनों देश के बीच के सीमा को बनाती है नियाग्रा जलप्रपात। एक और जलप्रपात है विक्टोरिया। यह 2 देश कौन कौन सा है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। तो इसको कैसे लिखना है, शॉर्ट नोट्स आइए बताते हैं। लिखना है नियाग्रा, नियाग्रा। नियाग्रा में क्या लिखिएगा, जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इतना से ही आपका क्लियर हो जाएगा पूरा लाइन। ये इसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। इसका वीडियो हम जल्द लाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और पिछले वीडियो में बहुत कुछ बताए थे कि भुज में जो आया था, एक तबाही आया था भूकंप 2001 में, 6.9 तीव्रता का ये सवाल पूछे गए हैं। रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। 2 से ज़्यादा अगर भूकंप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ यहाँ सुनिएगा। तो एक फ़ायदा क्या होगा, आपसे क्या क्वेश्चन बनेंगे ना, अब यही तो हिट कराना है। आपसे याद रहते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, और जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तब मजा आएगा। तो 2.0 से जब आपका इतना तीव्रता आ जाए तो इसका प्रभाव नहीं रहता है, ठीक है। और इसी तरह का मैंने बहुत चीज़ मस्त यहाँ बताए थे। इसको भूकंप जब आए थे, इसको उद्गम क्षेत्र, और जब पहली बार धरातल पर कंपन हो उसको अधिक्षेत्र कहते हैं। 3 प्रकार के भूकंप होते हैं, पी, एस और एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूडनल। प्राइमरी को ही बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए आपसे आएगा एग्जाम में क्या, पी एस एल, क्या अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, और अनुप्रस्थ को ही गौण तरंगे बोलते हैं, और पृष्ठीय तरंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, इसके सामने में ही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने पढ़ाया था। जाइए वीडियो देखिए और मजा आएगा।
चलिए हम आज आगे पढ़ते हैं, क्लास 7 का एनसीईआरटी ख़त्म करते हैं। सुनिए सुनिए ध्यान से, देखिए ये जो नदियाँ, सबसे पहले ये सोचिए, नदियाँ जो पहाड़ पर से नीचे गिरती है तो सबसे पहले पहाड़ों पर होते हैं। एवरी जब देखते हैं हिमालय की चोटी से निकलती है तो उस समय कितना गंगा की स्पीड रहता है, इसीलिए देखते होंगे वहाँ पे एक पूरा गड्ढा कर देता है उस जगह को। आप देखे होंगे भी, आगे जब पढ़े होंगे आप, रटते रटते थक जाते हैं। भी आकार की घाटी है ना, फिर कैनियन, याद आया, कैनियन के बाद बड़ा सा दरार बनता है। भी सबसे पहले जब गिरती है तो वहाँ पे भी आकार की घाटी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि सीधा ये ऐसे गड्ढा बनता है, अब फिर ये इसको इतना ज़्यादा और धार बनाते बनाते ये सीधा भी के बाद ये एक और फिर कैनियन बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, मैं सब बताऊंगा। भी आकार कब बनती है, कैनियन कब बनती है, एक और होती है वो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिए एनसीईआरटी पढ़ने के फ़ायदा क्या होते हैं। जो मुझे है, आप सामने देखिए, आपके सामने मैं हूँ जो आपको बता पा रहा हूँ। उसके 2 साल, 12-14 महीने ट्रेनिंग करने के बाद, पिछले 2 साल के बाद से पढ़ाई स्टार्ट किया, फिर भी याद है। क्यों याद है? अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े रहते ना तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि याद रटा हुआ चीज़ मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए जब धरती पर पहाड़ से नीचे गिरती है तो उस समय स्पीड ज़्यादा रहता है। जब ये धीरे धीरे मैदानों में प्रवेश करती है तो यही घूमती चली जाती है। अचानक घूमते घूमते क्या होती है, कहीं कहीं तीव्र मोड़ आ जाती है। देखते हो यही मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद जहाँ जहाँ ये भूरा वाला जगह देख रहे हैं तो ये इसको नदियाँ, इसको छान बोलते हैं ना, दीर्घा का निर्माण होता है। यही वाला क्षेत्र आप देखते होंगे झील बना देता है, तो ऐसे इसको हर जगह छोड़ देता है। ठीक है, तो ये मैदान स्थायीकृति बन जाता है। विसर्प से क्लियर आ गया क्या चीज़ है। अब आप देखते हैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझो। देखिए मोड़दार मार्ग बहने लगती है, नदी इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प समझ गए क्या है? अब अक्सर हम लोग पहली बार सुनते हैं, दिक्कत होता है। विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू होते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। इसको चाप झील कहते हैं। यही तो है, समय के साथ ये धीरे क्या हुआ, काटने लगा, काटते काटते इसका अचानक मोड़ गया और यहाँ पे एक लूप जगह चाप झील का निर्माण हुआ। समझ में आ गया? बाढ़ के कारण नदी के तट के, तो पूछेगा आपसे चाप झील का निर्माण कैसे होता है? विसर्प के लूप के द्वारा मुड़ जाने से। ठीक है, अपरदन से। ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद बता दिए थे, जम जाता है जाके। आप मैंने 6 क्लास में बताया था, क्लास में बालू का जमना बैठ जाता है, उसी को अवसादन कहते हैं। पानी में नहीं होता है कण का, अब छोड़ दीजिएगा तो बैठ जाएगा ना, वही तो अवसादन है। ठीक है, इसे समतल उपजाऊ बाढ़ के मैदान चलिए जानना जरूरी नहीं है। क्या जानना है अब आगे देखिए। बालू टिब्बा बड़ी मजा आने वाला है। छत्रक सेल क्या होता है? अब छत्रक सेल क्या होता है सुना दीजिए। रेगिस्तान में जब ये चट्टान रहते हैं, कभी कभी जब ये हवा चलती है तो ऊपर वाला भाग ना काट के नीचे वाला कटिंग करता है। तो काटते काटते एक समय ऐसा होता है, सुनिए, एक समय ऐसा होता है कि नीचे पतला ऊपर चौड़ा, तो यही छाता का समान बन जाता है। इसी को छत्रक सेल कहते हैं। समझ गया? समझ गया छत्रक सेल क्या होता है भाई? अब देखिए ये छत्रक सेल का निर्माण पूछेगा किसके द्वारा होता है? नदी, पवन। तो याद रखिएगा पवन द्वारा होता है। यही पवन सेल के ऊपरी भाग के अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। कितना लंबा है, कितना लंबा चीज है, सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स में इतने को बना के हवा बहा देना है। पूरा कॉन्सेप्ट तैयार, पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आसानी से काटती है। संकीर्ण, यही तो है संकीर्ण, आधार संकीर्ण हो जाता है और शीर्ष विस्तृत हो जाती है। वही तो है संकीर्ण का मतलब पतला, आधार पतला हो गया काट के। और फिर क्या होती है, जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिर कर छोटी पहाड़ी में, अचानक पवन रुक जाता है तो जितना रेत बहा कर ले गया तो यहाँ पर एक छोटी पहाड़ी का निर्माण करती है। देखते होंगे रेगिस्तान में ऐसे ऐसे पहाड़ी है ना, तब छोटी पहाड़ी का निर्माण हुआ। तो बालू के कण महीन एवं हल्के होते हैं, वायु उसको उठाकर ले जाती है तो निक्षेपण है ना, सब में निक्षेपण होता है, अपरदन होता है, और जहाँ रख दिया उसको अवसादन करते हैं। ठीक है,
जब ये बालू कण विस्तृत रूप से निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। समझ में कुछ आया? जब ये छोटी पहाड़ी बनाई तो बालू टिब्बा बना। याद रखिएगा, जब पवन का बहाव रुकता, इसे आएंगे एग्जाम में, सुनिए यहाँ पे, जब पवन का बहाव रुक जाए, एक ही जगह बहुत सारे बालू रेत गिर कर छोटी पहाड़ी बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? बालू टिब्बा। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं, वायु उसको उठाकर अत्यधिक दूर लेके चला जाता है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, इसी को लोएस कहते हैं। तो दो चीज लिखना है, लोएस, उसके बाद एक और क्या लिखना है? बालू टिब्बा। एक और क्या लिखना है? एक और लिखना है क्या? छत्रक शैल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पवन द्वारा होता है। तो याद रखिएगा लोएस कब बना, बालू टिब्बा कब बना, छत्रक। छोटा छोटा चीज दर्शाता, छत्रक शैल दबा इसे भी दर्शा दीजिएगा, नीचे पतला, बालू टिब्बा दिखा दीजिएगा इसे पहाड़, और लोएस दीजिएगा उड़ते हुए दूर करके। ठीक है, चलिए अब यही पे चीज है, आपको मैंने सब बताया। समुद्री की तरंग के बारे में मैंने बताया था। आप लोग इसका कमेंट का आंसर दीजिए, कौन विशेषता नहीं है? शैल नहीं है, किनारा, समुद्री गुफा याद आया, स्टेग याद आया, है ना, बारकृत मैदान, हिमनद का निक्षेपण याद आया, हिमोड़ बताए थे। हिमनद का निक्षेपण का विशेषता क्या है? यही तो हिमोड़ बना। और नदी द्वारा क्या बनता है? निक्षेपण से डेल्टा, हिमनद से हिमोड़, सब सेम चीज है, सब की अलग है, नदी का अलग है, वायु का अलग है, और बर्फ का अलग है, सब में निक्षेपण अपवर्तन होता है। तो नदी द्वारा जब हो गया जमा तो उसको क्या बना है? डेल्टा, अंतिम मुंह पे जो मुहाना जमा हुआ। और लोएस इसका क्या बना? इससे बना आपका लोएस, बालू टिब्बा, लोएस, और यहाँ से क्या बना? आपका हिमोड़। ठीक है, पृथ्वी का आकाश में गति छत्रक शैलें पाई जाती है रेगिस्तान में, और चाप झील, नदी घाटी में। अब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट, वायु। वायु में क्या पढ़ेंगे आप सिर्फ सुनिए, ठीक है, और अंडरलाइन करिए, थोड़ा समय दीजिए, आप तैयार हो जाइएगा, उन लोगों से बेटर हो जाइएगा जिन्होंने अपने शॉर्टकट के चक्कर में अपने जीवन को लंबा बना दिया। जब इसे तब देखिए, वायु सुनिए, बड़ा मजा आने वाला है। ग्रीन हाउस के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, क्या? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है? सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है? वायुमंडल में जो फैल गया, पृथ्वी इस पे आया, जो भी विकिरण द्वारा सूर्य का विकिरण, तो ये लौटने के बाद तो वापस चल जाना चाहिए नहीं। तो यही जो बादल और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इसको कम करो, ये क्या कर देता है ना, पूरा फैला देता है इस विकिरण को, इसीलिए हम लोग गर्मी का अनुभव करते हैं। और यही ग्रीन हाउस प्रभाव है, और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव गैस भी कहते हैं। क्लियर? तो कौन कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें तो क्लियर ही दे दिया, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, जब कारखानों में कार धुएं वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इसका उष्मा, है ना, कार से धुआं वायु उष्मा के द्वारा पृथ्वी की तापमान बढ़ता है, तो इसे भूमंडलीय तापमान, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया? यही तापमान बढ़ा देता है। जब आया विकिरण, कार्बन डाइऑक्साइड फैलाया, इसी से क्या हुआ? भूमंडलीय तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी सबसे ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ पिघलती है। समझ में आया? कहाँ है सबसे ठंडा क्षेत्र? कहीं आपको समझ, जहाँ जहाँ बर्फ है, अंटार्कटिका, है ना, आर्कटिक, हिमालय, सभी जगह बर्फ पिघलने लगती है। ये भारत का बात कर रहा है क्या? पृथ्वी का बात कर रहा है। ठीक, तो जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में। आज से क्लियर हो गया? क्या स्टेटमेंट डायरेक्ट देंगे क्वेश्चन, क्या देंगे? दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु, भैया यही क्वेश्चन आया था 1275 का प्री में, या 2213 के प्री में, याद नहीं आया था। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप पौधे और पशु क्या होते हैं? लुप्त हो जाते हैं।
समझ में आया ना? चलिए आइए देखते हैं। अब क्या देखेंगे? देखेंगे जीवन वायु से नाइट्रोजन लीकेज का। तो याद रखिए कि नाइट्रोजन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने साइंस में इसके बारे में बताया था, आप पढ़िएगा। पौधे नाइट्रोजन को ही वायु का विलायक कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा वायु का विलायक क्या है? नाइट्रोजन। कैसे? कैसे है? क्योंकि विलायक जो चीज ज्यादा होता है उसको विलायक, जो कम होता है विलेय। ठीक, जैसे चीनी मिला पानी में, पानी विलायक, चीनी विलेय। तो वायु नाइट्रोजन ज्यादा है तो वायु का विलायक नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अब देखेंगे जो जरूरी है वही देखने वाले हम लोग। सुनिए, जब वायु, अब यहाँ पे क्या है ध्यान सुनिए, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, पता है आपको? फैलती है, ऊपर भागती है, और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु भारी होती है, वह नीचे चल जाती है। फ्रिज में यही सिस्टम है। ठीक है, नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने के पास आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए आती है। अगर ऑटोमेटिक बात है, जब गर्म वायु ऊपर गया ठंडी वायु नीचे आएगा, गर्म ठंडा होकर। इस प्रकार वायु चक्र चलते रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं फैक्ट पे। अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या? वायुमंडल का संरचना। यहाँ से तो लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पहले आइए देखिए कौन कौन मंडल है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। ठीक, जहाँ पे मौसमी घटनाएं लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे नीचे वाला परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। इसमें ही मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। आप ऐसे लिखिए। फिर आप और एक चीज अब देखेंगे, समताप मंडल। यहीं पे भैया हवाई जहाज उड़ता है। पूछिए क्यों? क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटा, इसका मतलब तूफान आंधी ज्यादा होता है, हम लोग डरते हैं हवाई जहाज उड़ा, दिक्कत नहीं। समताप मंडल में मौसम शांत होता है, क्षोभ के ऊपर वाला भाग, इसलिए समताप मंडल में ही हवाई जहाज चलता है, उल्का पिंड वगैरह। ठीक है, समताप सीमा, समताप मंडल के ऊपर वाले भाग को समताप सीमा कहते हैं। फिर आएगा ऊपर मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। ठीक है, चलिए सबसे पहले कौन? क्षोभ, समताप। ठीक है, इसको समताप सीमा कहते हैं। समताप मंडल के ऊपर में अंतिम सीमा जो होती है 10 उसका किलोमीटर में दिया हुआ था, वो याद नहीं आ रहा है, बता देंगे हम। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर इसी को मध्य सीमा, और मध्य सीमा के ऊपर बाह्य। इसको फिगर को बना लीजिए आप लोग अपने बुक में, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कॉन्सेप्ट वाइज आपको कहीं से भी उल्टा गिर सकता है। अगर आपको फिगर मालूम है तो आप बुक में भी बना, कॉपी में भी फिगर मालूम करके बना सकते हैं। चलिए अब देखिए, हमारे वायुमंडल 5 परतों में बना होता है। कौन 5 परत? तो आइए देखते हैं। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल, ये सभी को याद करते जाना है। याद रखिएगा, हमको आप लोग अपना अपना नोट्स शॉर्ट्स बना के भेजिए, मैं चेक करूंगा आपका शॉर्ट नोट्स बढ़िया है कि नहीं, क्या सुधार की जरूरत है। चलिए अब आते हैं पहला मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, 1 2 3 4 5 गो मुख्य मंडल है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसका औसत ढांचा 13 किलोमीटर। समझे? क्षोभ मंडल, सॉरी नींद आ रहा भाई, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, कभी कभी थक जाते हैं ड्यूटी में और फिर आपको क्लीन करना पड़ता है। सुनिए, क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। स्टेटमेंट नंबर 1, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। स्टेट नंबर 2, ऑप्शन में देंगे 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत
13 किलोमीटर ऊंचाई इसका है, ठीक है। और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल में ही सांस लेते हैं हम लोग। अब आते हैं समताप मंडल। फिर क्या होता है समताप मंडल, ठीक है। मौसम की सभी घटनाएं क्षोभ मंडल, जैसे वर्षा, कुहासा, ओला वर्षण, इसी को तो आपको डायरेक्ट दे देगा ओला वर्षण किस मंडल का बात है, याद रखिएगा सभी मौसमी घटनाएं। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के, सुनिए फिर से, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ के ऊपर बना दीजिए समताप मंडल, क्षोभ के ऊपर क्षोभ सीमा, समताप के ऊपर समताप सीमा। पूछ लेगा समताप सीमा किसकी, दो मंडल के बीच में, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यह लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। समताप मंडल यह 50 किलोमीटर तक होगा, समझे। क्षोभ हो जाएगा 13 के बाद 50 समताप, ठीक है। यह परत बादलों एवं मौसमी, सॉरी यार नींद आ रहा है थोड़ा, इसलिए बीच में रुक जाता है, ठीक है। फिर पढ़ा देते हैं फटाक से। तो समताप मंडल में क्या होता है, यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि बादल मौसम से मुक्त होती है। इसके जब आप हवाई जहाज मुड़िएगा ना, जब पहली बार हम चढ़े थे तो नीचे में आपको बदलवा रुइया समान दिखाई देगा, आप देखिएगा इसके, क्योंकि वह क्षोभ मंडल है जो दिखता है बादल, उसके ऊपर हम लोग उड़ते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ओजोन गैस की परत होती है, ठीक है। ओजोन क्या होती है, गैस की एक परत होती है और पृथ्वी और परत होती है। यह परत पृथ्वी सूर्य से आने वाली हानिकारक रश्मियों को, एक चीज और ध्यान लिखिए अगर पढ़ ही रहे हैं, ओजोन का गंध क्या होता है, सड़ी मछली समान। ओजोन कैसे याद करेंगे, सड़ी मछली किसमें रहता है, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन पानी में क्या बोलता है, ऑक्सीजन। तो ओजोन O3 क्या लिखना है, तो O3 का मतलब ओजोन गैस, सड़ी मछली, ठीक है। अब आते हैं क्षोभ समताप मध्य। यह क्षोभ 13 किलोमीटर, समताप 50 किलोमीटर, ठीक है। और समताप के मध्य 80 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए मध्य मंडल, यह वायुमंडल की भीतरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली रहती है, ठीक है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परतमाने पर जल जाते हैं। सुनिए फिर से, आपको अगर पूछेगा हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो लिखिएगा समताप मंडल में। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। अगर आपसे पूछ लिया अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आते हैं, ठीक है। क्लास को इतना रहने देते हैं, नींद आ रहा है यार हमको थोड़ा, चलिए थोड़ा करा ही देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। मध्य मंडल में क्या है, लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। साथ देखिए 13 तक क्षोभ, 13 से 50 समताप, और 50 से 80 सीओ लिखना है, 50 से 80 मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर है। अंतरिक्ष प्रवेश उल्का पिंड लिख देना है शॉर्ट नोट बना के, उल्का पिंड इसी बुक में, ठीक है। उल्का इसी में, इसी मंडल में, ठीक है। अब आते हैं बाह्य वायुमंडल। क्षोभ लिखिए, क्षोभ, उसके बाद क्या, समताप, समताप के बाद क्या, समताप के बाद आया मध्य, मध्य के बाद बाह्य, ठीक है। बाह्य वायुमंडल में इसके लिए उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित, सुनिए, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। देखिए, अब सॉरी यार, चलिए पुराने रहते हैं इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्द्रता क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है।
फिर आगे हम लोग लेंगे, ठीक है। आधा एनसीईआरटी का बुक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम करा दे रहे हैं यार, करा दे रहे हैं, आप लोग को अलग ढूंढना ना पड़े। देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायुमंडल क्या होता है, इसकी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल नाम जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है जहाँ हल्की गैसें हीलियम एवं मौसम और जलवायु उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हमसे नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद आप सभी को, पढ़िए मेहनत करिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।